चलिए दोस्तों, तो अपने इस नेक्स्ट राइटर की ओर चलते हैं और अपने इस राइटर का अध्ययन करते हैं। गाल्सवर्दी के 4 प्लेस की जो समरी है वो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, सुपर 50 ग्रुप में। और आज से दोस्तों हम विलियम वर्ड्सवर्थ पढ़ेंगे। 4-5 दिन का इनका वर्क रहेगा, हफ्ता भर मान लीजिए, हफ्ते भर में विलियम वर्ड्सवर्थ हम कंप्लीट कराएंगे। प्रोसेस पूरा वही रहेगा। तो आज हम इनकी बायोग्राफी पढ़ रहे हैं और बायोग्राफी में काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, कल मेरे को जब टेस्ट हुआ था सभी लोगों का, तो बहुत सारे लोग एक तो प्रेजेंट नहीं थे। दूसरी बात, कुछ लोगों का आया कि सर हमने वीडियोस को पूरा नहीं देखा था, हमारा ये छूट गया, हमारा वो छूट गया। देखिए दोस्तों, आपके लिए मैं अपनी छुट्टी पर घर पर आया हुआ हूं, लेकिन उसके बाद भी मैं अपने परिवार को ज्यादा समय नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि मुझे आपकी चिंता लगी हुई है। मैं आपके लिए वर्क कर रहा हूं और आप अपने लिए वर्क नहीं कर रहे हैं। हाउ पुअर इट इज। सो प्लीज कैरी ऑन, गो अहेड, वर्क हार्ड, लीव स्टैंडिंग हेयर एंड देयर विदाउट एनी वर्क, प्लीज। चलिए आइए शुरुआत करते हैं इस नए राइटर की, नए वीडियो की। विलियम वर्ड्सवर्थ को जैसे ही हम उनका नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है रोमांटिक राइटर हैं, रोमांटिक रिवाइवल हैं। तो रोमांटिक एज के ये पोएट हैं। सबसे पहले तो इसी बात को आप समझ लीजिए कि विलियम वर्ड्सवर्थ बिलोंग्स टू द रोमांटिक एज। दूसरी बात, अगर इनकी सेंचुरी आपसे पूछी जाए तो विलियम वर्ड्सवर्थ वाज वन ऑफ द 19th सेंचुरी। एक एक क्वेश्चन आपका तैयार हो रहा है, इसको इसी तरह से आप याद करते जाइएगा। विलियम वर्ड्सवर्थ इज अ रोमांटिक पोएट ऑफ 19th सेंचुरी। ही इज मोस्टली नोन एज लेक पोएट्स। 3 पॉइंट यहां पर हुए हैं, तीनों पॉइंट आप ध्यान रखिए। विलियम वर्ड्सवर्थ इज अ रोमांटिक पोएट, विलियम वर्ड्सवर्थ बिलोंग्स टू द 19th सेंचुरी, विलियम वर्ड्सवर्थ इज नोन एज लेक पोएट्स एंड अ पोएट लॉरेट। विलियम वर्ड्सवर्थ एक पोएट लॉरेट भी हैं, राष्ट्रीय कवि भी रहे हैं। तो ये 4 पॉइंट आपके यहां पर तैयार हुए हैं। सबसे पहला, विलियम वर्ड्सवर्थ इज अ रोमांटिक पोएट, विलियम वर्ड्सवर्थ बिलोंग्स टू 19th सेंचुरी, विलियम वर्ड्सवर्थ नोन एज लेक पोएट्स, विलियम बिकेम द पोएट लॉरेट। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, व्हेन एंड वेयर वाज ही बोर्न। William Wordsworth was born on 7th April 1770। 7 अप्रैल 1770 में उनका जन्म हुआ है, कुकरमाउथ, कम्ब्रिया या कम्बरलैंड, इंग्लैंड में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 7 अप्रैल 1770, कुकरमाउथ, कम्बरलैंड या कम्ब्रिया इन इंग्लैंड। 2 बातें यहां पर इंपॉर्टेंट हैं, डेट ऑफ बर्थ याद रखिएगा और बर्थ प्लेस इनका याद रखिएगा। कुकरमाउथ, कम्ब्रिया, कम्बरलैंड, कम्ब्रिया या कम्बरलैंड भी आप इसको कह सकते हैं, इंग्लैंड में। दोस्तों फैमिली बैकग्राउंड की बात करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज द सेकंड सन ऑफ जॉन वर्ड्सवर्थ। यानी कि अगर बात करें तो उनके फादर का नाम भी जॉन वर्ड्सवर्थ था, इनके पिता का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ और इनका नाम विलियम वर्ड्सवर्थ। द बिजनेस एजेंट ऑफ सर जेम्स, ये सर जेम्स लॉदर के बिजनेस एजेंट थे। लेटर अर्ल ऑफ लॉन्सडेल। तो यहां पर केवल आपको इतना याद रखना है, जॉन वर्ड्सवर्थ इनके फादर का नाम है,
जो एक बिजनेस एजेंट थे सर जेम्स लॉदर के। एंड एन इनकी मदर का नाम है, ध्यान रखिएगा, फादर नेम जॉन वर्ड्सवर्थ, मदर नेम एन, डॉटर ऑफ विलियम कुक्सन। एन जो थी उनके फादर का नाम विलियम कुक्सन था। यहां इतना ज्यादा जानने की आपको जरूरत नहीं है, केवल आप एन को ध्यान रखिएगा, इनकी मदर का नाम, और जॉन वर्ड्सवर्थ इनके फादर का नाम। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है दोस्तों, ब्रदर टू डोरोथी वर्ड्सवर्थ। अगर इनके जीवन की बात करें, इनकी बायोग्राफी की बात करें, या यूं कहिए कि वर्ड्सवर्थ के जीवन काल को अगर हम जानना चाहते हैं तो हमें उसमें किसी भी पार्ट में आप देखिएगा आपको डोरोथी वर्ड्सवर्थ का नाम जरूर मिलेगा। डोरोथी वर्ड्सवर्थ, आप उनकी लाइफ की सबसे अच्छी फ्रेंड आप उनको कह सकते हैं, उनकी बहन डोरोथी वर्ड्सवर्थ। उन्होंने बहुत सारे पहलुओं में वर्ड्सवर्थ को मोटिवेट किया है, रास्ता दिखाया है, और वर्ड्सवर्थ खुद भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। तो 3 लोग जरूर आपको याद रखना है, जॉन वर्ड्सवर्थ फादर, एन उनकी मदर, और डोरोथी वर्ड्सवर्थ को तो आप भूलिएगा ही नहीं, उनकी सिस्टर हैं ये। दोस्तों बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन में सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है हॉक्सटेड ग्रामर स्कूल। दोस्तों इनकी प्रारंभिक अवस्था में ही हॉक्सटेड ग्रामर स्कूल में भेज दिया गया था, जो कम्बरलैंड में है। हॉक्सटेड ग्रामर स्कूल, कम्ब्रिया, कम्बरलैंड। और उसके बाद जो इनकी कॉलेज लाइफ थी वो एसटी जोन्स कॉलेज कैम्ब्रिज में हुई है। तो 2 कॉलेज के या स्कूल के नाम आपको याद रखने हैं। पहला प्रारंभिक शिक्षा के लिए हॉक्सटेड ग्रामर स्कूल, और दूसरा एसटी जोन्स कॉलेज कैम्ब्रिज। दोस्तों यहाँ यूनिवर्सिटी जरूर याद रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की जो एजुकेशन है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हुई है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। और उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है उसके लिए उन्हें हॉक्सटेड ग्रामर स्कूल में एडमिट कराया गया था। 1771, 1770 में आपने अभी पढ़ा है कि जन्म हुआ है किसका, वर्ड्सवर्थ का। और 1771 में उनकी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ है। इनका जन्म भी कुकरमाउथ कम्बरलैंड में हुआ है। ध्यान रखिएगा। 1778 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेथ ऑफ हिज मदर ऑन मार्च 8 मार्च को 1778 में इनकी मदर की डेथ हो जाती है। 8 मार्च 1778 में इनकी मदर की एन की डेथ हो जाती है, जब ये बहुत छोटी अवस्था में थे, छोटी आयु थी इनकी। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे हॉक्सटेड ग्रामर स्कूल की। हॉक्सटेड ग्रामर स्कूल, कम्ब्रिया, वेयर वर्ड्सवर्थ स्टडीड एज ए बॉय। ये मैं आपको बता चुका हूँ। हॉक्सटेड ग्रामर स्कूल आपको याद रखना है, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो हॉक्सटेड ग्रामर स्कूल में कम्ब्रिया या कम्बरलैंड में हुई है। 1783 दोस्तों दोनों समय आप जरूर याद रखिएगा, इनकी मदर की डेथ बहुत जल्दी हो गई जब ये बहुत छोटे थे। 1778 में, यानी 8 वर्ष की इनकी उम्र रही होगी। 1770 में इनका जन्म हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो 1783 में डेथ ऑफ हिज फादर, उनके पिता की भी मृत्यु हो गई। 13 वर्ष की अवस्था में वो रहे होंगे, 13-14 वर्ष की अवस्था में, ऑन 13 दिसंबर। तो आप कह सकते हैं कि वर्ड्सवर्थ के जो माता पिता हैं वो उनकी किशोरावस्था में ही उनको छोड़ करके जीसस के पास चले गए हैं। 1783
1785 में दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ फर्स्ट सर्वाइविंग पोइट्री रिटन, उनके द्वारा पहले जो शुरुआती लेख होते हैं दोस्तों, हर राइटर के शुरुआती लेख होते हैं जो वो अपने आप कह लीजिए कि अर्ली एज में लिखता है, वो इनका वर्क इन्होंने लिखा है लाइन्स रिटन एज ए स्कूल एक्सरसाइज एट हॉक्सहेड। इन्होंने इसको नाम दिया कि लाइन्स रिटन एज ए स्कूल में जब ये थे तब इनके द्वारा लिखी गई जो लाइनें हैं, एक्सरसाइज का नाम दिया गया है एट हॉक्सहेड, जब वो हॉक्सहेड में रहे हैं, यानी प्रारंभिक शिक्षा हॉक्सहेड में हुई तो उसी से रिलेटेड है ये। 1785 विलियम वर्ड्सवर्थ फर्स्ट सर्वाइविंग पोएट्री लाइन्स रिटन एज ए स्कूल एक्सरसाइज एट हॉक्सहेड। 1787 दोस्तों वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम इज इंक्लूडेड इन द यूरोपियन मैगजीन। दोस्तों जो इनकी पहली फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम आप कहिए इज इंक्लूडेड, उसको शामिल किया गया द यूरोपियन मैगजीन में, यानी यूरोपियन मैगजीन में उसको पब्लिश किया गया इन मार्च में 1787 में सोनेट ऑन सीइंग मिस हेलन। दोस्तों ये वर्क का नाम है इनके सोनेट ऑन सीइंग मिस हेलन मारिया विलियम्स वीप एट ए टेल ऑफ डिस्ट्रेस। ये पूरा नाम है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सोनेट ऑन सीइंग मिस हेलन मारिया विलियम्स वीप एट ए टेल ऑफ डिस्ट्रेस। ये उनका पहला वर्क था जो यूरोपियन मैगजीन में पब्लिश हुआ है दोस्तों, पहला वर्क यूरोपियन मैगजीन में पब्लिश हुआ है, अखबार में पब्लिश हुआ है, सॉरी मैगजीन में पब्लिश हुआ है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों 1788 कंपोजिशन ऑफ एन इवनिंग वॉक। दोस्तों सभी किताबों में जो आप कंपटीशन की पढ़ते हैं उनमें अगर प्रारंभिक वर्क की बात आती है तो आप एक वॉकिंग टूर की बात करते हैं और उसमें इवनिंग वॉक का जिक्र होता है और डेस्क्रिप्टिव स्केचेस का जिक्र होता है। तो यहाँ पर कंपोजिशन जो उन्होंने स्टार्ट कर दिया था लिखना, वो आप कहिए कि 1788 में इवनिंग वॉक और डेस्क्रिप्टिव स्केचेस इन्होंने लिखना प्रारंभ किया है। ध्यान दीजिएगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पब्लिकेशन ऑफ द इवनिंग वॉक एंड इवनिंग वॉक, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द कंपोजिशन डेट 1788। 1790 goes on a walking tour। 1790 में दोस्तों ये एक वॉकिंग टूर पर चले गए हैं ऑफ पोस्ट रेवोल्यूशनरी फ्रांस एंड देन इनटू स्विट्जरलैंड विद रॉबर्ट जोन्स। देखिए याद रखिएगा दोस्तों, इन्होंने 1790 में टूर किया है फ्रांस का, स्विट्जरलैंड का, और स्विट्जरलैंड जब ये गए हैं तो रॉबर्ट जोन्स के साथ में इन्होंने टूर किया है। रॉबर्ट जोन्स स्विट्जरलैंड में गए हैं ये रॉबर्ट जोन्स के साथ, और फ्रांस गए हैं रॉबर्ट जोन्स के साथ। ध्यान रखिएगा 1790 में पहला टूर इनका फ्रांस का हुआ है। 1790 फर्स्ट टूर टू फ्रांस। 1791 वर्ड्सवर्थ स्पेंड्स द अर्ली पार्ट ऑफ द ईयर इन लंदन। देखिए वर्ड्सवर्थ स्पेंड्स द अर्ली पार्ट ऑफ द ईयर। 1791 का जो अर्ली डेज हैं वो लंदन में गुजारते हैं एंड देन रिटर्न्स टू फ्रांस, और उसके बाद दोस्तों वो फिर से फ्रांस चले जाते हैं इन नवंबर में। ही इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिटिकल सीन। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ही इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिटिकल सीन। उस समय की जो
गतिविधियां थी उससे ये बहुत ज्यादा प्रभावित थे और ये क्वेश्चन पीजीटी से रिलेटेड है, आया भी है। He has a love affair with Annette Wallin। और 1791 में when he toured to France, he met a beautiful girl named Annette Wallin। Annette Wallin से उनकी मुलाकात वहां पर होती है और एक लव अफेयर इनके बीच में होता है दोस्तों। एंड शी गिव्स बर्थ टू ए डॉटर कैरोलाइन। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा हमें समझना होगा कि एनेटे वैलन से इनकी मुलाकात होती है, इनके बीच में लव अफेयर होता है और ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि वर्ड्सवर्थ की एक बेटी एनेटे वैलन से पैदा हुई, ओरिजिनेट हुई, जिसका नाम एन कैरोलाइन था, जिसका नाम एन कैरोलाइन था। एन कैरोलाइन, ध्यान दीजिएगा, एनेटे वैलन से आप याद रखेंगे, एनेटे वैलन से एक बेटी इनको पैदा होती है, एन कैरोलाइन उसका नाम है, जब ये पहली बार फ्रांस के टूर पर गए थे। उसके बाद दोस्तों रिटर्न्स टू इंग्लैंड इन ऑर्डर टू फाइंड पेड एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों हालात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे वर्ड्सवर्थ के, इसीलिए वो एक जॉब की तलाश में थे और वापस इंग्लैंड वो लौट आते हैं। हालांकि इसके विषय में हम दोस्तों आगे भी बात करेंगे क्यों वो एनेटे वैलन को छोड़कर के चले आए। 1793 मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वार इज डिक्लेयर्ड बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। ये वो कारण था दोस्तों जिसकी वजह से ये इंग्लैंड वापस आ गए हैं फ्रांस में एनेटे वैलन और एन कैरोलाइन को छोड़ करके। एक्चुअली जो वार था, युद्ध था, वो शुरू हो गया था, घोषणा हो चुकी थी, उससे पहले हालात काफी खराब हो गए थे। 91 में इन्होंने टूर किया और ये वहां पर रहते हैं। जैसे ही इन्हें अनाउंसमेंट सुनाई देता है, युद्ध की अनाउंसमेंट होती है और सभी को अपने अपने देश लौटने के लिए कहा जाता है, तो उस समय ये उस न्यूज को सुन करके इंग्लैंड वापस आ जाते हैं एनेटे वैलन को छोड़ करके। और यही एक मेन कारण था। जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो उसका सही आंसर यही है कि एनेटे वैलन को छोड़ने की कोई नॉर्मल वजह नहीं, बल्कि जो युद्ध था उसकी वजह से इन्हें घर वापस आना पड़ा और फिर मुलाकात इनकी शीघ्र संभव नहीं हो पाई। तो वार इज डिक्लेयर्ड बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस ड्यूरिंग फरवरी एंड वर्ड्सवर्थ फील्स एन आउटकास्ट। वर्ड्सवर्थ को आउटकास्ट फील किया गया, यानी वर्ड्सवर्थ को अपने देश लौटना था, तो वो वापस चले आए। ही गोज ऑन ए लॉन्ग वॉकिंग टूर ऑल्दो पेनीलेस। उसके बाद फिर से वो एक टूर पर निकल गए हैं। दोस्तों याद रखिएगा, वर्ड्सवर्थ का जो आप पूरा बायोग्राफी पढ़ेंगे उसमें आपको टूर, जो एक कहते हैं ना कि घूमना, वो बहुत ज्यादा मिलेगा और उनके मैक्सिमम पोएम्स में कहीं ना कहीं किसी ना किसी टूर का रेफरेंस आपको जरूर मिलेगा। ही गोज ऑन ए लॉन्ग वॉकिंग टूर ऑल द पेनीलेस across Salisbury Plain and into Wales where he sees Tintern Abbey। दोस्तों दो बातें मुझे यहाँ पर आपको बतानी है। वो टूर पर चले गए हैं सैलिसबरी प्लेन, ये स्थान का नाम है दोस्तों, और इसके ऊपर इन्होंने एक वर्क भी लिखा है इसी नाम से, सेल्सबरी के नाम से। ध्यान रखिएगा, सेल्सबरी के नाम से इनका एक वर्क भी है। और दूसरा टिंटन एबे तो आपने सुना ही होगा, आपने पढ़ा ही होगा, टिंटन एबे। तो ये दोनों जगह इन्होंने घूम करके ये आए हैं, टिंटन एबे और सेल्सबरी प्लेन, और दोनों ही इनकी वर्क हैं, दोनों ही इनकी रचनाएं हैं, टिंटन एबे और सेल्सबरी प्लेन। 1794 reunited with his sister Dorothy। 1794 में ये फिर से अपनी सिस्टर डोरोथी के पास आ गए हैं। When he stays at Windybro in Keswick, Cumberland, कैम्ब्रिया में उस समय ये रहते हैं अपनी सिस्टर के साथ।
उसके साथ ही इन्होंने उसको ज्वाइन कर लिया है अपनी सिस्टर को। स्टेज एट रैम्पसाइड इन कम्ब्रिया ड्यूरिंग अगस्त एंड सीज पील कैसल। दोस्तों एक पोयम है, आपने सुना होगा नाम पील कैसल। पील कैसल ये वही पोयम का जिक्र यहाँ पर किया गया है। एंड सीज पील कैसल, एक्चुअल में ये कैसल को देखते हैं। पील कैसल एक कैसल महल का नाम है, एक जो समुद्र के किनारे बसा हुआ है, बना हुआ है, और उसकी जो परछाई है वो उसके जल में पड़ती हुई इनको नजर आती है। तो वो दृश्य इनको याद है, इसी के ऊपर इन्होंने एक पोयम लिखी है। नर्सिस हिज फ्रेंड रेस्ले कलवर्ट। दोस्तों अगर कहीं पे आपसे पूछा जाए हु वॉज द फ्रेंड ऑफ वर्ड्सवर्थ लेफ्ट द मनी फॉर वर्ड्सवर्थ, तो आपको रेस्ले कलवर्ट का नाम जरूर याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। नर्सिस हिज फ्रेंड, ये देखभाल करते हैं अपने फ्रेंड रेस्ले कलवर्ट की, और उनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। हु लीव्स हिम, वो उनके लिए ये मनी छोड़ जाते हैं ऑन हिज डेथ बेड। यानी कि आप ध्यान रखिएगा कि आपको ये नाम जरूर याद रखना, रेस्ले कलवर्ट, जिसकी देखभाल वर्ड्सवर्थ ने की, और कुछ पैसा जरूर इनको मिल गया वहां से, रेस्ले कलवर्ट ने इनके लिए छोड़ दिया। इंपॉर्टेंट है नाम, जरूर याद रखिएगा। 1795 वर्ड्सवर्थ हैज बिकम ए फैमिलियर फिगर in the radical circle in London and is a regular visitor to। दोस्तों ये देखिए, समझिए इस बात को। 1795 Wordsworth has become a familiar figure in the radical circle in London and is a regular visitor to France। Visitor to the house of William गॉडविन ड्यूरिंग द स्प्रिंग। सॉरी दोस्तों, मैंने फ्रांस बोल दिया, फ्रांस नहीं, रेगुलर विजिटर हो गए हैं वो, यानी जो विलियम गॉडविन है उनके घर इनका आना जाना लगातार रहा है दोस्तों। और आपको एक वर्क शायद याद होगा विलियम गॉडविन का, पॉलिटिकल जस्टिस, आई थिंक मुझे याद आ रहा है वो वर्क है, जिसने कई लोगों को बड़ा प्रभावित किया है, और उनमें से एक वर्ड्सवर्थ भी है, ये भी इनके टच में आए हैं। तो बहुत सारी चीजें इनको भी सीखने को मिली होंगी। ड्यूरिंग द स्प्रिंग इन अगस्त ही मीट्स सैमुअल टेलर कॉलरीज। ये इंपॉर्टेंट चीज, दोनों ही बातें आपको याद रखनी है दोस्तों। सैमुअल टेलर कॉलरीज यानी एसटी कॉलरीज से इनकी मुलाकात होती है 1795 में। 1795 में इनकी मुलाकात कॉलरीज से होती है, और दूसरी तरफ विलियम गॉडविन से इनकी मुलाकात हुई है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, विलियम गॉडविन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एंड रॉबर्ट साउदे और सैमुअल टेलर कॉलरीज की बात हो और रॉबर्ट साउदे की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता दोस्तों। तो तीनों को जाना जाता है लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट्स के रूप में, याद रखिएगा। विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरीज, रॉबर्ट साउदे, तीनों ही लोगों को लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट्स के रूप में जाना जाता है। तो ये तीनों उसमें आते हैं। कौन कौन, एक बार फिर से बता देता हूं, विलियम वर्ड्सवर्थ, एसटी कॉलरीज और रॉबर्ट साउदे। ये आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, हु इज नॉट अ लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट, और कौन कौन है कौन कौन नहीं है, तीनों आपको याद रखने हैं। एसटी कॉलरीज, रॉबर्ट साउदे, विलियम वर्ड्सवर्थ, और 1795 में इनकी मुलाकात हुई है कॉलरीज से, विलियम गॉडविन से, जिनके घर पर ये रेगुलर वे में जाते थे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ब्रिस्टॉल, और वो स्थान भी कई बार लोग बड़ा पूछते हैं कि कहां पर इनकी मुलाकात हुई है एसटी कॉलरीज से। तो दोस्तों ब्रिस्टॉल में मुलाकात हुई है, क्योंकि आपको बता दूं ब्रिस्टॉल इज द प्लेस ऑफ रॉबर्ट साउदे।
ब्रिस्टल में रॉबर्ट साउदे का जन्म हुआ था, ब्रिस्टल में ये पैदा हुए हैं और यहीं पर इनका निवास स्थान था दोस्तों। तो आप ध्यान रख सकते हैं, यहीं पर कॉलरीज से, एसटी कॉलरीज से इनकी मुलाकात हुई है विलियम वर्ड्सवर्थ की, रॉबर्ट साउदे से भी। ही सेटल्स विद डोरोथी एट रेसडाउन इन डॉर्सेट एंड बिगिंस टू राइट सेल्सबरी पेन। दोस्तों यहाँ पर सेल्सबरी पेन लिखा है, ये मैं आपको करेक्ट करके चेक करके बताऊंगा सेल्सबरी पेन है या सेल्सबरी प्लेन है। सेल्सबरी प्लेन या पेन, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा नेट पर। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि शायद मिस प्रिंटिंग हुई है। तो ही सेटल्स विद डोरोथी, 1795 में ही तीनों चीजें आपको याद रखनी है। विलियम गॉडविन से इनकी मुलाकात, एसटी कॉलरीज से इनकी मुलाकात, रॉबर्ट साउदे से इनकी मुलाकात, और इसी समय में ये डोरोथी के साथ रेसडाउन में डॉर्सेट में रहने लगे हैं और इन्होंने अपना वर्क जो है वो प्रारंभ किया सेलिसबरी पेन। 1797 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ही कंप्लीट्स हिज प्ले द बॉर्डरर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में टीजीटी में पूछा गया है दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन। तो एक चीज यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द राइटर्स। इफ द राइटर इज पोएट देन मस्ट नो द वर्क that is written in prose, means is to say if a writer is poet and he wrote any work in like novel, drama, तो उसका जो वर्क है दोस्तों वो आपको जरूर याद रखना है। तो ये फेमस वर्क है इनका, अकेले पोएट हैं लेकिन उन्होंने वर्क लिखा है जो बॉर्डर्स एक ड्रामा है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है, नाम जरूर याद रखिएगा। आगे हम जब वर्क्स पढ़ेंगे तब उस पर बात करेंगे। ही कंप्लीट्स हिज प्ले द बॉर्डर्स, तो इनका ये प्ले है दोस्तों, ध्यान रखिएगा 1797 में ये कंप्लीट हुआ है। एंड द वर्ड्सवर्थ मूव टू एल्फॉक्सडन, और इसी समय में 1797 में ये एल्फॉक्सडन चले जाते हैं। हाउस इन सोमरसेट, जो घर है सोमरसेट में, वहां पर, सो दैट ही कैन बी नियरर हिज ग्रेट न्यू फ्रेंड। न्यू फ्रेंड कौन है दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा। वर्ड्सवर्थ मूव टू एल्फॉक्सडन हाउस इन सोमरसेट सो दैट ही कैन बी नियरर हिज ग्रेट न्यू फ्रेंड एसटी कॉलरीज एंड स्टार्ट जॉइंट राइटिंग प्रोजेक्ट्स। इन्होंने अपनी मित्रता को एसटी कॉलरीज के साथ उनके सानिध्य में बढ़ाया और ज्वाइंट वर्क यानी ज्वाइंट राइटिंग इन्होंने शुरू कर दी, मिलकर के एक साथ लिखना इन्होंने शुरू कर दिया दोस्तों। थोड़ी सी जानकारी यहां पर आपको और दे देता हूं। द ग्रेट डिकेड 1797-1808, द ग्रेट डिकेड 1797-1808 आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, ये आप याद रखिएगा। टीजीटी में ये क्वेश्चन कई बार दोस्तों पूछा गया है। द ग्रेट डिकेड, जो ग्रेट डिकेड है वो कब से कब तक है, तो 1797 से 1808 तक आप उसको मानिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार ये टीजीटी एग्जाम में पूछा जा चुका है। द ग्रेट डिकेड, वाइल लिविंग विद डोरोथी एट एल्फॉक्सडन, जब ये डोरोथी के साथ एल्फॉक्सडन हाउस में रह रहे थे, वर्ड्सवर्थ बिकेम फ्रेंड विद ए फेलो पोएट। तो वर्ड्सवर्थ एक फ्रेंड उनका बन गया, इसकी हम बात कर चुके हैं। एसटी कॉलरीज से उनकी मित्रता हो गई। दे फॉर्म्ड ए पार्टनरशिप दैट वुड चेंज बोथ पोएट्स। ये मित्रता ने दोनों ही पोएट्स की जो कैरियर था, लिटरेरी कैरियर, उसको बहुत ऊंचे शिखर पर ये फ्रेंडशिप ले गई उसको। लिव्स एंड अल्टर द कोर्स ऑफ इंग्लिश पोएट्री, और इन्होंने बहुत कुछ इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में अपने नाम कर लिया, या यूं कहिए इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री को इन्होंने एक टर्न दे दिया। एसटी कॉलरीज और विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट साउदे, नोन एज लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट्स।
एल्फॉक्सडन, हमने इसकी बात की है अभी, एल्फॉक्सडन हाउस जहां पर ये डोरोथी के साथ रहते थे, हॉलफोर्ड सोमरसेट में। अभी एक नोटिस मैंने इसमें मेंशन किया है, प्लीज नोट दिस इज नाउ ए प्राइवेट हाउस एंड नो लॉन्गर एन होटल। ये अब होटल नहीं है दोस्तों, ये एक प्राइवेट हाउस बन चुका है और उस समय ये एल्फॉक्सडन में रहते थे। 1798 वर्ड्सवर्थ कंप्लीट्स द रूइंड कॉटेज। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वर्ड्सवर्थ ने जो अपना वर्क था रूइन कॉटेज, द रूइन कॉटेज, वो कंप्लीट किया है एंड कंपोजेस मोस्ट ऑफ द लिरिकल बैलाड्स। और उन्होंने लिरिकल बैलाड्स को कंप्लीट कर लिया था, लिख लिया था 1795 में। यहां पर थोड़ी सी और एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको दूंगा दोस्तों, ये ज्वाइंट वर्क है कॉलरीज का और वर्ड्सवर्थ का। लिरिकल बैलाड्स इज ए ज्वाइंट वर्क ऑफ एस.टी. कॉलरीज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। 1798 इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि इसके पब्लिकेशन को लेकर के बड़ा अपवाद रहा, इसको एनोनिमसली पब्लिश कराया गया। जो पहला इसका प्रकाशन हुआ है दोस्तों वो एनोनिमस हुआ है, बिना नाम के हुआ है, ध्यान रखिएगा, पता ही नहीं है। यस, बाद में कुछ लोगों ने रिसर्च करके इस बात को कंफर्म किया है। तो पहला वर्क जो है ये लिरिकल बैलाड्स, ये इस पे बड़ा विवादित रहा है एंड देयर इज मच डिबेट ओवर इट्स ऑथरशिप। मैंने कहा था आपसे कि इसकी ऑथरशिप में बड़ा डिबेट रहा है, बहुत ज्यादा विवादास्पद ये रहा ऑथरशिप को लेकर के। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है 1798 वर्ड्सवर्थ ने रूइन कॉटेज लिखा है, लिरिकल बैलाड्स लिखा है जिसको एनोनिमसली पब्लिश कराया गया है। ही ट्रेवल्स टू जर्मनी विद डोरोथी, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसी समय में 1798 में उन्होंने ट्रैवलिंग की है जर्मनी वो चले जाते हैं विद डोरोथी एंड कॉलरीज एंड बिगिंस राइटिंग वर्सेस विच विल इवेंचुअली बी इंक्लूडेड इन द प्रील्यूड। उन्होंने और राइटिंग लिखी जो प्रील्यूड में इंक्लूड किया गया है, उसको प्रील्यूड में दिया गया है दोस्तों। ये प्रील्यूड इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। आपसे पूछा जाएगा विच इज द ऑटोबायोग्राफिकल वर्क ऑफ द वर्ड्सवर्थ, तो आप आंसर कहेंगे द प्रील्यूड। प्रील्यूड इज द मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ। याद रखिएगा दोस्तों, बार बार आपको मैं याद दिला रहा हूं, इट इज ए ऑटोबायोग्राफिकल वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ। इसमें आगे हम बात करेंगे, 14 बुक्स हैं दोस्तों, और 14 बुक्स में जो है, जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं उनकी जो स्टूडेंट लाइफ है उसको पॉइंट टू पॉइंट, ईयर टू ईयर डिस्क्राइब किया गया है। तो ये चीजें इसमें दी हुई हैं, आगे हम इस पर बात करेंगे, इसके एक एक बुक में क्या दिया हुआ है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो द प्रील्यूड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क एंड इट इज ऑटोबायोग्राफिकल, पब्लिश्ड इन 14 बुक्स। इसके अंदर इंक्लूडेड दोस्तों 14 बुक्स हैं, ध्यान रखिएगा, 14 बुक्स में ये है कुल मिलाकर के। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है टीजीटी में 2 टाइम्स। 1799 वर्ड्सवर्थ रिटर्न्स टू इंग्लैंड एंड मूव्स इनटू डव कॉटेज। ये नाम आपको सुना होगा, आपने सुन रखा है, डव कॉटेज में वो चले जाते हैं 1799 में। ग्रासमेयर, डव कॉटेज एट ग्रासमेयर विद डोरोथी। देखिए मैंने आपसे कहा था कि वेयर विलियम वर्ड्सवर्थ वेंट, ही वेंट ऑलवेज विद डोरोथी। डोरोथी का नाम जरूर आएगा, तो याद रखिएगा उनकी सिस्टर हैं। डव कॉटेज ग्रासमेयर में जब वो गए हैं तो उनके साथ वहां पर डोरोथी भी हैं। डव कॉटेज ग्रासमेयर कमरिया होम टू द वर्ड्सवर्थ एंड लेटर डी क्विंसी। बाद में ये डी क्विंसी जो थे उनका ये प्लेस बन गया है, घर बन गया है, ध्यान रखिएगा।
1800 की अब बात करते हैं दोस्तों। पहला वॉल्यूम जो आया है लिरिकल बैलाड्स का वो 1798 में आया है, और कुछ लोगों के द्वारा या कुछ क्रिटिक्स के द्वारा 1798 को ही स्टार्टिंग माना जाता है रोमांटिक रिवाइवल की, रोमांटिक एज की। 1798 स्टार्ट्स द रोमांटिक रिवाइवल और द रोमांटिक एज। 1800 की बात करते हैं। ही वर्क्स ऑन पोएम्स फॉर द सेकेंड एडिशन ऑफ द लिरिकल बैलाड्स। जो फर्स्ट वॉल्यूम था दोस्तों वो 1798 में आया है लिरिकल बैलाड्स का। कुल उसमें दोस्तों 23 पोएम्स हैं, 23 पोएम्स, जिसमें से 4 पोएम्स जो हैं वो एस.टी. कॉलरीज के द्वारा लिखी गई हैं, और 19 पोएम्स दोस्तों वो लिखी गई हैं वर्ड्सवर्थ के द्वारा। एंड इट इज टाइटल, जो इसका टाइटल है दोस्तों वो लिरिकल बैलाड्स दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, लिरिकल बैलाड्स, गाए जाने वाले बैलेड। तो ही वर्क्स ऑन पोएम्स फॉर द सेकेंड एडिशन। तो दोस्तों जो सेकेंड एडिशन है वो 1800 में आया है लिरिकल बैलाड्स का। तो उसमें जो पोएम इंक्लूड करनी थी उन पर वर्क करना इन्होंने प्रारंभ किया है। एक बार फिर से आपको बता देता हूं, लिरिकल बैलाड्स के फर्स्ट वॉल्यूम में 23 पोएम्स हैं टोटल, जिसमें से 4 पोएम्स कॉलरीज के द्वारा लिखी गई हैं और 19 पोएम्स विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई हैं। लिरिकल बैलाड्स की शुरुआत कॉलरीज की पोएम से होती है, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर से। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए विच इज द फर्स्ट पोएम इन द लिरिकल बैलाड्स पब्लिश्ड इन 1798, you must say that the rhyme of the ancient mariner। जो पहली पोएम है वो है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, और जो लास्ट पोएम है दोस्तों वो है टिंटन एबे। तो पहली पोएम यानी लिरिकल बैलाड्स की शुरुआत जो होती है वो कॉलरीज की पोएम द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर से होती है, और जो एंड है दोस्तों उसमें वर्ड्सवर्थ की पोएम दी हुई है टिंटन एबे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर आप याद रखें। वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस पोएम्स माइकल, 1800 में ही दोस्तों इनकी पास्टरल पोएम माइकल यहाँ पर लिखा हुआ भी है, वो भी इन्होंने वर्क लिखा है अपना, माइकल इज ए पास्टरल पोएम। आपसे पूछा जाएगा विच टाइप ऑफ पोएम इज माइकल, तो आप याद रखिएगा पास्टरल पोएम है ये। पास्टरल से मतलब होता है दोस्तों ग्राम्य परिवेश, भेड़ बकरी चारागाह, है ना, शेफर्ड का जिक्र जिसमें हो, तो ग्राम्य परिवेश जिसमें दिखाया गया हो, तो ऐसी कविता को पास्टरल पोएम कहते हैं। यहाँ पर माइकल जो है वो भी एक पास्टरल पोएम है। अबाउट ए शेफर्ड इज इंक्लूडेड इन इट। देखिए हमने आपसे बताया था कि शेफर्ड का जिक्र होगा, मीडो चारागाह का जिक्र होगा, तो ये सब चीजें इसमें हैं। 1802 दोस्तों जहां तक मुझे याद है 1802 में थर्ड पब्लिकेशन हुआ है लिरिकल बैलाड्स का। यहां पर पढ़ लेते हैं पहले क्या लिखा है। पीस बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस इन अगस्त अलाउज वर्ड्सवर्थ टू ट्रेवल टू फ्रांस। अच्छा, 1802 में फिर से एक बार मौका मिला है वर्ड्सवर्थ को ट्रेवल करने का फ्रांस में, टू सी एनेटे, और वो जाते हैं एनेटे को देखने के लिए एंड कैरोलाइन को देखने के लिए 1802 में दोस्तों। 1802 में एक बार फिर से विलियम वर्ड्सवर्थ वेंट ऑन टूर टू फ्रांस टू सी एनेटे एंड कैरोलाइन, और यही वो ईयर है दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारी बातें कही जाती हैं, क्रिटिक्स के द्वारा भी कही गई हैं, स्टूडेंट्स भी मुझसे कह देते हैं जब मैं उनको पढ़ाता हूँ कि सर वैसे तो वर्ड्सवर्थ एनेटे वेलन से बहुत प्रेम करते थे और उनसे मिलने भी गए हैं, लेकिन इसी समय मिलने भी गए हैं और इसी समय उन्होंने मैरी हचिंसन से
विवाह भी कर लिया है। मैरी हचिंसन से उन्होंने शादी की है दोस्तों 1802 में। मैरी हचिंसन से उन्होंने मैरिज की है 1802 में। तो यहाँ पर आपका ये कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूं दोस्तों। 1802 में जब पीस अनाउंस हो गया फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य में, तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने टूर किया है। और ये टूर केवल दोस्तों परमिशन लेने के लिए ये गए थे एनेटे वेलन के पास कि मैं मैरी हचिंसन से विवाह करने जा रहा हूं। ये बात उनको बताने के लिए ये गए थे, उनसे मिले वहां पर, ऐसा कुछ क्रिटिक्स ने कहा है दोस्तों। वही बात मैंने भी यहाँ पर आपके लिए रिपीट की है। एनेटे वेलन से ही 1802 में मैरिज की परमिशन लेने गए हैं। अब एक्चुअल क्या हुआ होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा कई क्रिटिक्स ने कहा है। मैरिज 4 अक्टूबर 1802 टू मैरी हचिंसन। 1802 में 4 अक्टूबर 1802 में इन्होंने मैरिज कर ली है मैरी हचिंसन से दोस्तों। मैरी हचिंसन से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और जो भी फैक्ट्स मैं समझा रहा हूं उनको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, उनको तैयार कर लीजिएगा, ताकि अब आगे से जो आपने पिछले राइटर की तैयारी में मिस्टेक की है दोस्तों वो मिस्टेक न करें। नोट्स बनाएं, रजिस्टर कंप्लीट करें और कंप्लीट वीडियो देखें, समझें बात को। जरूरत पड़े तो दोबारा भी आप देख सकते हैं। ये वीडियो मैं हटाता नहीं हूं, उनको यूट्यूब पर आप कभी भी जाकर के देख सकते हैं चैनल पर। (1803) 1803 की बात करते हैं दोस्तों। ये ईयर थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि कई चीजें इसमें हुई है। सबसे पहले बात करते हैं, वार ब्रेक्स आउट वंस मोर एंड देयर इज ए फियर ऑफ इन्वेशन। 1803 में फिर से युद्ध छिड़ गया है और लग रहा है कि फिर से अटैक होगा। यहां पर एक अच्छी बात यह है कि बर्थ ऑफ हिज फर्स्ट सन जॉन। 1803 में विलियम वर्ड्सवर्थ के बेटे का जन्म होता है जॉन का, ध्यान रखिएगा 1803 में। ही गोज ऑन ए टूर, और इसी समय वो एक टूर पर चले जाते हैं 1803 में ही, ऑफ स्कॉटलैंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1803 में डोरोथी अपनी सिस्टर के साथ वो स्कॉटलैंड चले जाते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात होती है हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट सर वाल्टर स्कॉट से। ध्यान रखिएगा 1803 में उनका एक बेटा ओरिजिनेट होता है, जन्म होता है उसका जॉन, और 1803 में ही ये स्कॉटलैंड के टूर पर चले जाते हैं डोरोथी और कॉलरिज के साथ, जहां पर इनकी मुलाकात द फादर ऑफ द हिस्टोरिकल नॉवल से होती है, जिनका नाम है सर वाल्टर स्कॉट। द वर्ड्सवर्थ्स मीट सर वाल्टर स्कॉट। यहां पर इनकी मुलाकात सर वाल्टर स्कॉट से होती है। सर वाल्टर स्कॉट, मैंने बता दिया आपको, द फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल इनको कहा जाता है, द फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल। कॉलरीज हु इज इल डिसाइड्स टू जर्नी ऑन बाय हिमसेल्फ, और यहां से कॉलरीज डिसाइड करते हैं कि मेरी यात्रा आगे कंटिन्यू रहेगी। कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है ये, आपको याद रखना है बस। 1803 में सर वाल्टर स्कॉट से मुलाकात हुई है विलियम वर्ड्सवर्थ की। 1804 की बात करते हैं दोस्तों। 1804 में ही कंप्लीट्स ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी। इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी, उनका जो ओड है दोस्तों वो कंप्लीट हो गया है। 1805 में हिज ब्रदर जॉन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है दोस्तों ये 1805। हिज ब्रदर जॉन अ सी कैप्टन इज ड्रोन। उनके भाई जॉन की मृत्यु हो जाती है दोस्तों
उनका जहाज जो है, कैप्टन और उनका जहाज डूब जाते हैं। 5th February एज हिज शिप द अर्ल ऑफ एबरगेवनी, ये नाम है दोस्तों, शिप का, जहाज का नाम है, जो डूब जाता है समुद्र में और उनके भाई की मृत्यु हो जाती है कैप्टन के साथ में। इज हिट बाय ए स्टॉर्म, जो टकराता है किससे, स्टॉर्म से। समुद्र में तूफान आने के कारण जो जहाज है अर्ल ऑफ एबरगेवनी वो डूब जाता है और उनके ब्रदर जॉन की, कैप्टन की मृत्यु हो जाती है। वर्ड्सवर्थ कंप्लीट्स द प्रिल्यूड, और 1805 में ही दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दोनों फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। 1805 में ही इनके ब्रदर जॉन की मृत्यु होती है डूबने से। 1805 में ही वर्ड्सवर्थ का जो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है द प्रिल्यूड वो कंप्लीट हो जाता है। ये क्वेश्चन टीजीटी में दोस्तों पूछा गया है, तो उसको विशेष रूप से आप ध्यान रखें। – 1806 की बात करते हैं दोस्तों। ही स्पेंड्स द विंटर एट कॉलर्टन हाउस इन लाइसेस्टरशायर, लाइसेस्टरशायर में। रीड्स द प्रिल्यूड, और वो प्रिल्यूड अपना शो करते हैं, कॉलरीज को पढ़ करके सुनाते हैं, समझाते हैं। नाउ रिटर्न फ्रॉम माल्टा बट स्टिल इन इल हेल्थ, यहां से आप ध्यान रखिएगा कि उनकी थोड़ी तबीयत खराब होती है और वो माल्टा से जो है रिटर्न होते हैं। और 1806 में ही उन्होंने अपना जो वर्क है द प्रिल्यूड ऑटोबायोग्राफिकल वर्क, वो कॉलरीज को एक टेस्टमेंट के लिए, टेस्टिंग के लिए उन्होंने पढ़ करके उनको वो सुनाया है। 1808 द वर्ड्सवर्थ and Dorothy move into a larger house called Allen Bank at Grasmere। दोस्तों 1808 में एलन बैंक ये चले जाते हैं डोरोथी के साथ एक बड़े घर में। एलन बैंक ग्रासमेयर opened to the public by the National Trust in 2012। एलन बैंक को दोस्तों राष्ट्रीय लोगों के द्वारा, जो गवर्नमेंट पीपल हैं उनके द्वारा 2012 में पब्लिक के लिए खोला गया। उससे पहले आप समझिए आफ्टर रेस्टोरेशन फ्रॉम ए मेजर फायर इन 2011, 2011 में उसमें आग लग गई थी। उसके बाद 2012 में उसको खोल दिया गया एलन बैंक को पब्लिक के लिए। 1810 बर्थ ऑफ हिज सन विलियम, 1810 में उनके बेटे का जन्म होता है विलियम का। ए मिसअंडरस्टैंडिंग लीड्स टू द ब्रीच विद कॉलोनीज, और दोस्तों यही वो समय था जब उनके और कॉलोनीज के बीच में एक फूट या यूं कहिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, विच इज नॉट healed until 1812। 1812 तक ये जो समय है 1810 से 1812 तक का, इसमें वो फूट इन दोनों के बीच में रहती है, कॉलोनीज और विलियम वर्ड्सवर्थ के बीच में। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्तों, याद रखिएगा। 1810 में बर्थ ऑफ हिज सन विलियम। 1811 में दोस्तों यहां पर थोड़ा सा याद रखिएगा एक फैक्ट, फैक्ट है ये। 1811 में जो उनके बच्चे हैं थॉमस एंड कैथरीन, उनकी डेथ हो जाती है। 1811 में थॉमस और कैथरीन की डेथ होती है। जो थॉमस, नाम याद रखना है बस आपको, डेट के पीछे ज्यादा मत जाइएगा। कैथरीन और थॉमस, कैथरीन और थॉमस, इससे पहले इनका एक बेटा विलियम
उससे पहले जॉन। फैमिली मूव टू द रेक्टोरी ग्रासमेयर, रेक्टोरी में ग्रासमेयर चले जाते हैं ये। रेक्टोरी इज द नेम ऑफ द प्लेस। फैमिली मूव टू रेक्टोरी ग्रासमेयर, ग्रासमेयर चले जाते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों 1813 1813 वर्ड्सवर्थ बिकेम्स डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द पोस्टेज स्टाम्प्स। वर्ड्सवर्थ 1813 में स्टाम्प डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वर्ड्सवर्थ बिकेम द स्टाम्प डिस्ट्रीब्यूटर फॉर वेस्टमूरलैंड, फॉर वेस्टमूरलैंड, याद रखिएगा दोस्तों। 1813 में वर्ड्सवर्थ बिकेम द स्टाम्प डिस्ट्रीब्यूटर which allows him a steady income. Family moved to रिडल माउंट, और इसके बाद वो दोस्तों रिडल माउंट चले जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिडल माउंट, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। Although it was his home for the rest of his life, रिडल माउंट ही वह स्थान है दोस्तों जहां पर वो 1813 में शिफ्ट होने के बाद फिर वो लाइफ टाइम अपनी जो बाकी बचा हुआ जीवन है उन्होंने वो रिडल माउंट में ही गुजारा है। 1814 दोस्तों पब्लिशेस द एक्सकर्शन विच इज अटैक्ड बाय द रिव्यूअर्स। ये इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है दोस्तों। आई थिंक 9 बुक्स में ये है, 9 बुक्स में। 1814 में 1814 में पब्लिश हुआ है 9 बुक्स में। द एक्सकर्शन, तीनों बातें आपको याद रखनी है। द एक्सकर्शन 1814 में, 9 बुक्स में। 1815 पब्लिकेशन ऑफ हिज फर्स्ट कलेक्शन एडिशन ऑफ हिज पोएम्स। इनका पहला कलेक्शन, कलेक्टिव पोएम्स जो हैं दोस्तों वो पब्लिश हुई हैं 1815 में। 1815 में इनका पब्लिकेशन आया है। जो भी वर्क्स हैं इनके पोएम्स वाले, जो पोएम्स इनके द्वारा लिखी गई हैं वो। 1870 मूव्स इन लंदन लिटरेरी सर्कल्स मोर फ्रिक्वेंटली एंड मीट्स जॉन कीट्स। 1817 में एक ही बात आपको याद रखनी है, उनकी मुलाकात होती है जॉन कीट्स से। 1817 में 1817 विलियम वर्ड्सवर्थ मीट्स जॉन कीट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जॉन कीट्स से इनकी मुलाकात हुई है 1817 में। द वंस रेडिकल वर्ड्सवर्थ नाउ कैंपेन्स इन द जनरल इलेक्शन फॉर द लोकल टोरी लॉर्ड। यहां पर केवल एक फैक्ट आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ बिलोंग्स टू द पार्टी, तो याद रखिएगा टोरी ग्रुप से उनका रिलेशन था। टोरी ग्रुप उन्होंने ज्वाइन किया था, टोरी ग्रुप, टोरी पार्टी। विलियम वर्ड्सवर्थ बिलोंग्स टू द टोरी ग्रुप और टोरी पार्टी। 1820 विलियम वर्ड्सवर्थ टूर यूरोप अगेन। 1820 में उन्होंने फिर से एक टूर किया है यूरोप का, यूरोप चले जाते हैं। 1827 टूर्स टू राइनलैंड इन जर्मनी विद हिज फेवरेट डॉटर डोरा। अपनी बेटी डोरा के साथ वो डोरा और कॉलरीज के साथ वो जर्मनी जाते हैं। ये भी इनका जो पीरियड है दोस्तों बड़ा ही अच्छा पीरियड रहा है। 1827 में बेटी डोरा के साथ और कॉलनीज। 1831 टूर्स स्कॉटलैंड एंड मीट्स अप विद स्कॉट। दोस्तों अब तक आपने ये पढ़ा होगा कि 1803 में वाल्टर स्कॉट से इनकी मुलाकात हुई थी। सर वाल्टर स्कॉट से 1803 में जब ये स्कॉटलैंड गए थे पहली बार दोस्तों। उसके बाद दूसरी मुलाकात इनकी 1831 में फिर से हुई है जब ये दोबारा स्कॉटलैंड गए हैं। वहां फिर ये सर वाल्टर स्कॉट से मिले हैं। 1834 डेथ ऑफ हिज फ्रेंड कॉलरीज। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। एसटी कॉलरीज की मृत्यु कब हुई है? तो 1834 में दोस्तों। 1834 में कॉलरीज, एसटी कॉलरीज की मृत्यु हुई है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, टीजीटी के पर्पज से आपको याद रखना है इसको। एसटी कॉलेज डाइड इन 1834। 1836 टूर फ्रांस एंड इटली। 1836 में फिर से वो फ्रांस और इटली चले गए हैं। 1837 ऑल हिज सोनेट्स आर कलेक्टेड इनटू वन एडिशन। दोस्तों वर्ड्सवर्थ ने लगभग ऐसा कहा जाता है 500 सोनेट्स की रचना की है। 523 भी कुछ लोग बताते हैं, 523 सोनेट करीब इन्होंने लिखे हैं। तो वो सब कलेक्टेड सोनेट्स के रूप में एडिटेड उनको किया गया है वन एडिशन के रूप में 1837 में। रिडल माउंट फाइनल होम ऑफ वर्ड्सवर्थ। मैंने आपको पहले भी बता दिया, रिडल माउंट इज द फाइनल डेस्टिनेशन टू विलियम वर्ड्सवर्थ। यही वो स्थान है रिडल माउंट जहां पर उन्होंने लास्ट का अपना सारा जीवन बिताया है। 1842 वर्ड्सवर्थ रिजाइन्स स्टाम्प डिस्ट्रीब्यूटरशिप। 1842 में वर्ड्सवर्थ ने स्टाम्प डिस्ट्रीब्यूटर की जो पोस्ट थी दोस्तों उससे रिजाइन दे दिया था। 1842 में 1842 में आपको केवल इतना याद रखना है कि वो स्टाम्प डिस्ट्रीब्यूटर थे, वो भी वेस्टमोरलैंड के लिए। 1843 अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1843 बिकम्स पोएट लॉरेट। पोएट लॉरेट राष्ट्रीय कवि ये बन गए हैं ऑन द डेथ ऑफ हिज एंड कॉलरीज फ्रेंड रॉबर्ट साउदे। दोस्तों दो बातें आपको यहां पर याद करानी है, पहला एसटी कॉलरीज की डेथ और दूसरी रॉबर्ट साउदे की। तो देखिए जरा यहां पर मैचिंग आप देखिए कितना अच्छा मैचिंग है। 1834 में डेथ होती है कॉलरीज की। 1834 में कॉलरीज की डेथ होती है और 1843 में रॉबर्ट साउदे की डेथ होती है। ये अंकों को देखिए 3443 दोनों को आपको याद रखना है, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। 1834 में कॉलरीज की और 1843 में रॉबर्ट साउदे की। और रॉबर्ट साउदे की मृत्यु के बाद ही 1843 में वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरेट बना दिया गया है और उसके बाद अपनी मृत्यु तक ये पोएट लॉरेट रहे हैं, राष्ट्रीय कवि रहे हैं। ये फैक्ट है, आपको याद रखना है दोस्तों। 1843 में रॉबर्ट साउदे के मृत्यु के बाद इनको पोएट लॉरेट बना दिया गया और अपनी मृत्यु यानी 1850 तक ये पोएट लॉरेट रहे हैं। All his poems are brought together in one collected edition which he edits with immense care. उन्होंने अपनी जो पोएम्स हैं दोस्तों वो कलेक्टेड की हैं और उनको पब्लिश कराया है। देखिए 1849 दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है ये भी, 1849 की डेट ध्यान रखिएगा। 1849 में इनकी जो बेटी है डोरा उसकी डेथ हो जाती है। डोरा डाइड 1840 इन द ईयर 1849। और अगले ही वर्ष आपको मालूम है 1850 में रिडल चर्च एसटी मैरीज चर्च रिडल वेयर वर्ड्सवर्थ वाज ए चर्च वार्डन डोराज फील्ड, यहीं पर डोरा को दफनाया गया दोस्तों। प्लांटेड विद डैफोडिल, और वहां पर डैफोडिल के जो पौधे हैं फूल हैं वो लगा दिए गए। इन रिमेम्बरेंस ऑफ हिज डॉटर इज नियर बाई, अपने ही पास में। तो दोस्तों याद रखना है रिडल चर्च एसटी मैरी या एसटी मैरी चर्च रिडल नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। डोरा को जहां पर बरीड किया गया है वो स्थान है ये। When and where did he die?
23 अप्रैल 1850 रिडल माउंट, कैम्ब्रिया, इंग्लैंड। बर्थ और मृत्यु यानी डेथ आपको याद रखनी है, 23 अप्रैल, वही शेक्सपियर वाली डेट है ये, 23 अप्रैल। तो 23 अप्रैल को 1850 में इनकी डेथ होती है दोस्तों, रिडल माउंट, कम्बरलैंड, इंग्लैंड में। दोस्तों यहां पर रिडल माउंट इंग्लैंड होना चाहिए, कम्ब्रिया आई थिंक यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंटिंग हुई है। रिडल माउंट इंग्लैंड इज द करेक्ट। 23 अप्रैल 1815 रिडल माउंट इंग्लैंड। साइट ऑफ ग्रेव, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एसटी ओसवाल्ड चर्च यार्ड, इनको जो बरीड किया गया है वो एसटी ओसवाल्ड चर्च यार्ड में किया गया है, ग्लासमेयर में। एसटी ओसवाल्ड चर्च, ग्लासमेयर, इंग्लैंड, ध्यान रखिएगा दोस्तों, एसटी ओसवाल्ड चर्च। एज एट डेथ 80 वर्ष, 80 वर्ष के ये थे अपनी मृत्यु के समय में। इस तरह के क्वेश्चन मुझे तो नहीं लगता पूछे जाएंगे, लेकिन मेंशन किया है, चलिए ठीक है। तो ये था दोस्तों बायोग्राफी ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। अभी बहुत कुछ बाकी है, एक वीडियो में सभी कुछ नहीं हो सकता दोस्तों, इसीलिए अगला पार्ट में इसका बनाऊंगा, थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं सम मोर टू नो। बहुत सारे फैक्ट्स हैं, क्योंकि काफी ब्रॉड है विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ना, उनको समझना, तो बायोग्राफी भी उनकी स्लैंग है थोड़ा, बहुत सारे वर्क्स उनके हैं, बहुत सारे इवेंट्स उनकी लाइफ के हैं, तो उन सभी को हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है दोस्तों। मैंने अपनी तरफ से सभी पॉइंट्स आपके कवर कराने की कोशिश की है। तो आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना समय जो है आप दोस्तों इस समय स्टडी में लगाएं और खूब मेहनत करें और अपने सपनों को साकार करें। हम सभी के अंदर वो गुण होते हैं जो हमें आगे ले जा सकते हैं, बस जरूरत होती है कि हम उनको पहचानें। अपने पर विश्वास रखिए और मेहनत कीजिए। थैंक यू वेरी मच।